आज माधुरी के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। आज सुबह वह जल्दी ही उठ गई थी। वह खुशी के मारे उड़ रही थी। बहुत सारा काम पड़ा था। वह जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। कुणाल और ऋषिका 10 बजे आने वाले थे। कुणाल की शादी के बाद वे दोनों पहली बार घर आ रहे थे। जनवरी में शादी हुई तो हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। वहां से लौटे तो कोरोना संकट में वहीं फंस गए। पूरे 3 महीने से उसने देखा नहीं था अपने बेटे बहू को। बस फोन पर ही बतियाकर मन को संतुष्ट कर लेती थी। सरकार ने कल से लॉकडाउन में ढील दे दी थी। अब केवल हॉटस्पॉट पर ही कर्फ्यू रहेगा। इसीलिए कुणाल ने पहली फ्लाइट में बुकिंग करा ली थी। आज वो 10 बजे की फ्लाइट से आने वाले हैं। माधुरी को याद आया कि 4 साल पहले कुणाल के पिता की लंबी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उनके ग्रेजुएटी फंड और खुद की जमा पूंजी से उसने कुणाल को पढ़ाया था। शादी वाले दिन वह खूब फूट फूट कर रोई थी। काश कि कुणाल के पिता जिंदा होते और अपने अरमानों को पूरा होते देखते, लेकिन भाग्य के आगे किसकी चलती है। अभी वह साफ सफाई कर ही रही थी कि मिसेज मित्तल का फोन आया। पूछ रही थी कि शाम 7 बजे होने वाला सत्संग होगा कि नहीं। कोरोना में लॉकडाउन से पहले तो हर रविवार को 7 बजे माधुरी के घर सत्संग होता था। करीब 10-15 कॉलोनी की औरतें इकट्ठा हो जाती थी। थोड़ा सत्संग करती और थोड़ी इधर उधर की बातें भी कर लेती थी। लॉकडाउन खुलने के बाद आज पहला रविवार है, इसीलिए वह पूछ रही थी। माधुरी ने भी कह दिया कि होगा, क्यों नहीं, जरूर होगा, सबको सूचना दे दो। अब माधुरी ने साफ सफाई करके सबके लिए नाश्ता तैयार किया। खाने की आधी तैयारी कर ली। फिर नहा धोकर 10 बजे तैयार हो गई। 10:15 बजे कुणाल का फोन आ गया। प्लेन लैंड कर चुका था। 11 बजे के आसपास दोनों घर आ गए। दोनों ने माधुरी के पैर छुए। माधुरी ने दोनों को गले से लगा लिया। इसी का को तो कस के भींच लिया था उसने। कहा कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है और मैं तेरी सास नहीं माँ हूँ। इसी का ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। दोनों अपने कमरे में चले गए और सुस्ताने लगे। इतने में माधुरी ने आवाज लगाई, बेटा कुणाल, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। कमरे से ही इशिका की आवाज आई, हमने तो प्लेन में ही नाश्ता कर लिया था माँ जी, अभी भूख नहीं है। माधुरी, पर बेटा मैंने तो बना लिया था, ऐसा करो थोड़ा थोड़ा कर लो। कुणाल नाश्ता करने आ गया। इशिका नहीं आई। माधुरी ने एक बार और प्रयास किया, इशिका बेटा तू भी थोड़ा सा नाश्ता कर ले, देख मैंने बड़े चाव से बनाया है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है माँ जी, आप और कुणाल दोनों कर लो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। माधुरी को इशिका का यह व्यवहार थोड़ा अखरा, लेकिन उसने यह सोचकर कि वह इतने लंबे सफर से आई है, इसीलिए थोड़ी थकी हुई होने के कारण ऐसा कर रही है। एक गहरी सांस ली। माधुरी और कुणाल दोनों नाश्ता करने बैठ गए। खूब इधर उधर की बातें की माधुरी ने। कुणाल ने भी नाश्ता थोड़ा सा ही किया। दरअसल भूख उसे भी नहीं थी, लेकिन माँ का मन रखने के लिए वह नाश्ता करने बैठ गया था। नाश्ते के बर्तन साफ करके माधुरी खाने की तैयारी करने लगी। कुणाल को गाजर का हलवा और आलू की कचौरी बहुत पसंद थे। वही बनाए थे उसने। आज सुबह से ही लगातार चक्करघिन्नी की तरह घूम रही थी वह। अब तो पैरों में भी दर्द होने लगा था, लेकिन बेटे बहू के आ जाने से वह सब कुछ भूल गई थी। बड़ी चाव से खाना बनाया था उसने। 2 बजे उसने दोनों को खाने के लिए बुलाया। इशिका सोकर उठी और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। माधुरी को थोड़ा झटका लगा। इशिका ने खाना बनाने में कोई मदद नहीं की तो कोई बात नहीं, मगर सर्व तो कर ही सकती थी। माधुरी मन ही मन उस बात को पी गई। कुणाल उठा और सर्व करने लगा। माधुरी ने उसे रोक दिया और खुद ही सर्व करने लगी। खाना देखते ही इशिका ने कहा, ये क्या बनाया है माँ जी? गाजर का हलवा और आलू के पराठे, कितना तेल और घी होता है इनमें, भाई मैं तो नहीं खा सकती इनको। माधुरी को रोना आ गया।
लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला। कहा, ठीक है, दूसरे आइटम ले लो। इशिका, आलू के पराठे तो मैं खाती ही नहीं माँ जी, फिर मैं खाऊं क्या? माधुरी, मैंने तो कुणाल की पसंद की चीजें बनाई थी, तेरी पसंद तो मुझे पता ही नहीं है, इसीलिए बनाती कैसे? इसी का कुणाल से, सुनो, मेरे लिए जोमैटो से खाना मंगवा दो ना, तुमको तो मेरी पसंद पता ही है। और फिर वह अपने कमरे में चली गई। माधुरी को काटो तो खून नहीं। उसने कुणाल की ओर देखा। वह चुपचाप खाना खाने में व्यस्त था। कुणाल ने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया। माधुरी चुपचाप खाना खाने लगी। खाना उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था, लेकिन वह जबरदस्ती उसे निगल रही थी। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन बेटे के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। जल्दी से उसने खाना खत्म किया और बर्तनों को सिंक में रखकर अपने कमरे में आ गई। 5 मिनट तक खूब रोई थी वह। उसे अपने ससुराल के दिन याद आने लगे। जब वह ससुराल पहली बार आई थी तो उसकी सास ने पहले ही दिन उसे बता दिया था कि क्या करना है और क्या नहीं, कितने ऊंचे स्वर में बात करनी है, किससे बात करनी है, किससे नहीं। सारा कुछ समझाने में पूरे 2 घंटे लगे थे उसकी सास को। माधुरी तो घबरा गई थी। उसे तो कुछ भी याद नहीं रहा कि सास ने क्या कहा था और क्या नहीं। जब कुणाल के पापा उसके पास पहली बार आए तो उसने डरते डरते सारी बात उनको बताई। वे बोले, माँ और तेरे पचड़े में मैं नहीं पड़ता, तू जाने और माँ जाने। इतना कहकर उन्होंने तो वह अध्याय ही समाप्त कर दिया था। अब माधुरी के पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। माधुरी की सास बात बात पर उसे टोकती, कभी सफाई को लेकर, कभी खाने को लेकर, कभी किसी दूसरी बात को लेकर। माधुरी को उसकी सास ने यह महसूस करा दिया था कि उसे कोई भी काम सलीके से नहीं आता। माधुरी को धीरे धीरे इसकी आदत हो गई और वह पूरी तरह अपनी सास के बनाए खांचे में फिट हो गई। जब उसकी सास मरने को थी तो वह माधुरी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत कड़ा व्यवहार किया है। एक बहू को ससुराल के वातावरण में ढलने के लिए बहुत कुछ सीखना होता है। अपनी इच्छाओं को मारकर औरों की इच्छाओं के लिए जीना पड़ता है। मैंने भी अपने मन पर पत्थर रखकर यही सीखा था। मेरी सास ने मुझे ऐसा ही सिखाया था। मैंने भी तुझे वही सिखाया है। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। माधुरी तो यह सुनकर रो पड़ी थी। उसे पता ही नहीं था कि इस कठोर इंसान के अंदर एक नाजुक दिल भी है। उसने अपनी सास के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ जी, आप तो मेरी माँ से भी बढ़कर हो। मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। आपने तो मुझ पत्थर को तराश कर कोहिनूर बना दिया है। माधुरी की सास के मुख पर एक मुस्कान तैर गई और उसने इस संसार को अलविदा कह दिया। माधुरी के दिल में उसकी सास का यह रूप खिंच गया। अब वह उनकी पूजा करने लगी। अगर घर का कोई भी सदस्य कभी भी भूल से उनके बारे में कुछ कह देता था तो वह तुरंत प्रतिवाद पर उतर आती। उसके इस बदले स्वभाव को कुणाल के पापा बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। वह अभी पुरानी दुनिया में ही घूम रही थी कि मिसेज मित्तल का फोन आ गया। उसे याद आया कि आज तो सत्संग भी होना है और वह सत्संग की तैयारी करने लगी। ठीक 7 बजे कॉलोनी की औरतें इकट्ठा हो गई। 2 महीने बाद मिल रही थी सब लोग। खूब शोर हो रहा था। खी खी करके हंस रही थी सब। अचानक एक आवाज ने सबको चौंका दिया। माधुरी ने देखा कि सामने इशिका खड़ी है। वह अपना सिर दोनों हाथों से भींचे हुए है। प्लीज आप लोग इतना शोर मत करो, मेरा सिर दुख रहा है। सब औरतें एकदम से खामोश हो गई। इशिका अपने कमरे में चली गई। माधुरी ने झेपते हुए कहा कि यह उसकी बहू इशिका है और आज ही बेटे कुणाल के साथ आई है। थकी होने के कारण उसके सर में दर्द हो रहा है शायद। अब एक एक करके सब औरतों को अपने अर्जेंट काम याद आने लगे।
और एक एक करके सब चली गई। माधुरी थोड़ी देर वहीं बैठी रह गई। फिर कुछ सोचकर वह इशिका से बोली, बेटी मैं तेरा सर दबा दूं? इशिका ने अपने कमरे से ही जवाब दिया, नहीं माँ जी, मैंने सर दर्द की गोली ले ली है। माधुरी चाय बनाने के लिए चली गई। चाय तैयार होने के बाद उसने उन दोनों को बुलाया और सब लोग चाय पीने लगे। माधुरी ने बर्तन साफ किए और डिनर की तैयारी करने लगी। उसने इशिका से पूछ लिया था कि डिनर में क्या बनाना है। वह उसी हिसाब से तैयारी करने लगी। रात के 8 बज गए थे। उसने खाना टेबल पर लगा दिया था। दोनों को आवाज लगाई और वह डाइनिंग टेबल पर आ गई। इशिका, सब्जी बहुत तीखी है माँ जी। अब माधुरी को गुस्सा आ गया था। वह दिन भर से चाकरी कर रही है और उस पर यह नाटक सहन करने की भी एक सीमा होती है। अब यह सीमा पार हो चुकी थी। रिश्तों को जबरदस्ती नहीं बांधा जा सकता है। जब एक पक्ष कोई रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता है तो दूसरा पक्ष कब तक उस रिश्ते को निभाएगा। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। अब तक माधुरी सास से मां बन रही थी। उसे लगा कि जो रिश्ता जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। माधुरी ने कहा, कुणाल जोमेटो से ऑर्डर कर दे बेटा, जो यह खाना चाहे मंगवा ले। कुणाल और ऋषिका ने चौंक कर उसकी ओर देखा। माधुरी अपनी प्लेट लेकर सोफे पर आ गई। सन्नाटा छा गया अचानक। कुणाल भी उसके पास आ गया था। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। इसी का अपना का खाना खत्म कर चली गई थी। सुबह माधुरी आराम से जगी। 8 बज गए थे। इतनी देर से वह कभी नहीं उठी थी। बाहर आई तो देखा कि कुणाल बैठा हुआ था। माधुरी, अरे तू कब से जग रहा है? कुणाल, 7 बजे नींद खुल गई थी मेरी। माधुरी को पता था कि कुणाल को उठते ही चाय चाहिए, लेकिन उसने आज तय कर लिया था कि वह अब और नौकरानी नहीं बनेगी। उसने अपने लिए भी चाय नहीं बनाई। अब कुणाल की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे चाय बनाने के लिए कहे। माधुरी ने कहा, बेटा मैं वृंदावन जाऊंगी घूमने, वापस सोमवार तक आऊंगी। तू तो रविवार को वापस जाएगा ना। ऐसा करना कि घर का ताला लगाकर चाबी सामने वाले पारेख जी को दे देना। और वह अपनी यात्रा की तैयारी करने चली गई। अब उसने भी तय कर लिया था कि उसने मां बनने का तो प्रयास करके देख लिया, अब वह सास बनकर देखेगी। माधुरी अपने बेटे और बहू के व्यवहार से बहुत क्षुब्ध हो गई थी। उसने उन दोनों को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया था। इसीलिए उसने सुबह ही कह दिया कि वह वृंदावन घूमने जाएगी। इस घोषणा से कुणाल सख्ते में आ गया। इतने में इशिका भी जाग कर आ गई थी। उसने देखा कि कुणाल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता भी नहीं है और माँ जी भी वहाँ पर नहीं है। इशिका ने कुणाल से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान से क्यों लग रहे हो और अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं बना? अब पहली बार कुणाल के स्वर में तलखी थी। अगर चाय नाश्ता करना था तो जल्दी जगती और बना लेती। इशिका ने आश्चर्य से कुणाल को देखा, जैसे ये कोई दूसरा आदमी हो। बोली, तुम तो जानते हो कुणाल कि मैं 8 बजे से पहले नहीं जगती हूँ और मुझे जगते ही चाय चाहिए। जाओ मेरे लिए भी चाय बना दो ना प्लीज। कुणाल ने कहा, अब अपनी आदतें बदल डालो। अब तुम्हारी शादी हो गई है। ये मायका नहीं ससुराल है। तुम यहाँ की बहू हो, बेटी नहीं। माँ ने तुमको कल बेटी का खूब प्यार दिया था, लेकिन तुमने उन्हें क्या दिया? दुख, संताप, कलेश, पीड़ा के अलावा। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हो? मुझे वह खाना पसंद नहीं आया तो मैं उसे कैसे खाती? उन्हें वह खाना बनाना ही नहीं चाहिए था। एक बार मुझसे पूछ लेती कि क्या बनाऊं खाने में, तो कौन सी वे छोटी हो जाती। लेकिन वो तो सासू माँ है ना, वो क्यों पूछेगी? खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे मरो। अब इस बात पर माँ जी नाराज हो तो मैं क्या करूं? इसी का गुस्से से बिफर पड़ी। इससे कुणाल का पारा भी चढ़ गया।
गुस्से से बोला, सही कह रही हो, मम्मी तो नौकरानी है ना और तुम महारानी। चलो जाओ और दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आओ। पहली बार कुणाल ने आदेशात्मक भाषा का इस्तेमाल किया था। इशिका को घोर आश्चर्य हो रहा था कि यह कुणाल को क्या हो गया है। उसने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद बना लो। और यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। इस घटना से कुणाल हतप्रभ रह गया। कल से इसने किया ही किया है जो इसकी तबीयत खराब हो गई। बहुत सारा सिर पर चढ़ाने का यही अंजाम होता है। लेकिन सिर पर तो उसने ही बैठाया था ना। कल वह मम्मी का इतना अपमान करती रही और वह खामोश बैठा रहा। क्या इसी दिन के लिए मुझे माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया था? पापा की मृत्यु के बाद सारी जमा पूंजी माँ ने मेरी पढ़ाई और शादी में खर्च कर दी। क्या इस दिन के लिए कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा इसका। यह कहकर वह माधुरी के कमरे में चला गया। माधुरी अपनी यात्रा की तैयारी करने लगी। लगभग 1 घंटे तक दोनों में क्या बातें हुई पता नहीं। कुणाल अपने कमरे में आकर सो गया। करीब 11 बजे इशिका बिस्तर से खड़ी हुई। नहा धोकर तैयार होकर वह करीब 1 बजे नीचे आई तो देखा कि एक सत्संग की मंडली आई हुई है और अपना पूरा माइक सिस्टम लगा रही है। तो क्या आज फिर सत्संग होगा और वह भी माइक से? उसका तो सिर फट जाएगा। वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और कुणाल को जगाया। कुणाल, देखो जरा नीचे जाकर, माँ जी ने सत्संग वालों को फिर से बुलवा लिया है और पूरा साउंड सिस्टम भी साथ लाई है। वे लोग इतने शोर में मैं कैसे रहूंगी? मेरा तो सिर दर्द से फट जाएगा। कुणाल बड़ी गंभीरता से बोला, बात तो सही है, इतना शोर कैसे झेलोगी तुम? ऐसा करो, तुम किसी होटल में चली जाओ, मैं अभी बुक कर देता हूँ। और वह अपना मोबाइल लेकर होटल सर्च करने लगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं अकेली होटल जाऊंगी क्या? जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी। साफ साफ धमकी थी। इसी के चलते अब तक कुणाल पर हुकूमत कर रही थी वह। लेकिन इसका कुणाल पर कोई असर नहीं हुआ। वह बेपरवाह होकर होटल सर्च करने में लगा रहा। कुणाल के इस व्यवहार से इशिका झल्ला गई और जोर जोर से बोलने लगी, तुम माँ जी को कहते क्यों नहीं कि वे सत्संग नहीं करे? हमारे जाने के बाद जो चाहे करे। तुम तो ऐसा कह रही हो कि जैसे यह घर तुम्हारा हो और तुम आदेश दे रही हो। घर की मालकिन मम्मी है, वे जो चाहे करे। हम कौन होते हैं रोकने वाले उन्हें? कुणाल ने बड़े शांत स्वर में कहा। प्लीज कुणाल, कुछ करो ना, ऐसे तो कैसे रह पाएंगे हम संडे तक। कुणाल मन ही मन मुस्कुराने लगा। तीर सही जगह लगा है। बोला, ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारा टिकट आज की फ्लाइट से करवा देता हूँ। तुम वापस पुणे चली जाओ। ये तुमको हो क्या गया है कुणाल? मैं अकेली जाऊंगी क्या? हैरान इशिका ने कहा। इतने में नीचे से भजनों की तेज तेज आवाज आने लगी। इशिका एकदम चिढ़कर बोली, सुना तुमने? कितना कान फाड़ू शोर हो रहा है, मेरा तो सिर फट जाएगा। ऐसा करो, एक सिर दर्द की गोली लो और सो जाओ। मैं तो भजन सुनने जा रहा हूँ नीचे। और वह जाने लगा। इशिका वहीं धम से पलंग पर बैठ गई। इधर माधुरी ने केवल अपने लिए खिचड़ी बना ली थी और खा ली थी। कुणाल और इशिका दोनों सुबह से ही भूखे थे। आज कुणाल ने भी कोई ऑर्डर नहीं किया था। वह भजन मंडली में आकर बैठ गया और भजनों का आनंद लेने लगा। इधर इशिका शोर से वैसे ही परेशान थी। उस पर सुबह से कुछ भी नहीं खाया था उसने, इसीलिए और भी परेशान हो रही थी। परंतु सबसे बड़ी परेशानी तो कुणाल के बदलते व्यवहार से थी। अब क्या करे वह? उसने आखिरी हथियार चला। कुणाल को फोन करके अपने पास बुलाया और कहा कि उसे बुखार आ रहा है। कुणाल ने उसका हाथ छुआ तो लगा हल्की सी हरारत है। वह उसे लेकर अस्पताल चला गया। इधर माधुरी ने अपने मोहल्ले की सब औरतों को बुला लिया। सब औरतों ने खूब डांस किया।
भजनों का आनंद लिया। शाम तक चलता रहा ये कार्यक्रम। उधर कुणाल इशिका को लेकर जब अस्पताल पहुंचा और फिजिशियन को दिखाया तो उसने फूड पॉइजनिंग बताया और पूछा कि कल क्या खाया था। जब उनको यह बताया कि कल दोनों टाइम खाना जोमेटो से मंगवाया था तो डॉक्टर ने कहा ये बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना होगा। आज केवल खिचड़ी और दलिया लीजिए। कल एक बार फिर से मुझे दिखाइए और ये दवाई ले लेना। उसे पर्चा पकड़ाते हुए डॉक्टर ने कहा। दोनों घर आ गए। इशिका को भूख लग रही थी लेकिन खाने को कुछ नहीं था। क्या करे वह। माँ जी से कैसे खिचड़ी कहे बनाने को। उसने कातर नेत्रों से कुणाल को देखा। कुणाल ने हाथ खड़े कर दिए। बोला मम्मी से तुम ही कह दो खिचड़ी बनाने को। और वह सत्संग में बैठ गया। भूख तो उसे भी बहुत तेज लग रही थी लेकिन कल मम्मी को उसने जो हर्ट किया था तो आज उपवास तो करना पड़ेगा ना। इशिका ने माधुरी से कहा माँ जी डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग बताया है और केवल खिचड़ी या दलिया ही खाने के लिए कहा है तो बना लो और खा लो। माधुरी ने सपाट कह दिया मुझे नहीं आता बनाना माँ जी, तो जोमेटो से मंगवा लो। तुझे तो जोमेटो वाला खाना बहुत पसंद है ना। डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने को मना किया है माँ जी, पर मेरे हाथ से तो नमक मिर्च घी वगैरह ज़्यादा पड़ता है जो तुझे पसंद नहीं है। मैं सब खा लूँगी माँ जी, बस आप बना दो। माधुरी समझदार थी। रस्सी को ज़्यादा खींचने से भी वह टूट जाती है, इसीलिए आज का सबक इतना ही काफ़ी है। ऐसा सोचकर वह खिचड़ी बनाने चली गई। कुणाल और इशिका को आवाज़ देकर डाइनिंग टेबल पर बुलवा लिया था। इशिका आकर डाइनिंग टेबल पर प्लेट वगैरह लगाने लगी थी। दोनों ने पेट भरकर खिचड़ी खाई थी। खिचड़ी अच्छी भी लग रही थी। इशिका बोली बहुत अच्छी बनी थी माँ जी खिचड़ी, मुझे भी सिखा दीजिए ना। शाम को जब बनाऊंगी तब तू भी साथ रहना। ऐसे बताने से काम नहीं चलेगा। ठीक है माँ जी। खिचड़ी खाकर वह बर्तन सिंक में रख रही थी कि माधुरी ने कहा तेरे झूठे बर्तन कौन साफ करेगा। कल तो मैंने कर दिए थे लेकिन आगे नहीं करूँगी, इसीलिए इन बर्तनों को साफ करके ही जाना। और माधुरी सत्संग में बैठ गई। शाम को जब माधुरी खिचड़ी बनाने लगी तो इशिका भी आ गई और वह भी हाथ बटाने लगी। इशिका ने कहा कल मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं माँ जी, क्या तूने उन्हें बुलाया है। हाँ माँ जी, उनके साथ चली जाऊंगी। जब वापस नौकरी पर जाना होगा तब आ जाऊंगी। इशिका ने कहा ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे आ जाए और जब चाहे चला जाए, समझी। तेरे मम्मी पापा को किसी होटल में ठहरा दे और हाँ, अगर इस घर में रहना है तो घर के सदस्यों की तरह रहे, मेहमान की तरह नहीं। तू भी होटल चली जा, फिर जहाँ मर्जी हो चली जाना और जब चाहे नौकरी पर भी चले जाना। इतना सुनकर इशिका वाक रह गई। उसे माधुरी से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसे बहुत बुरा लगा। इतने में कुणाल भी वहाँ आ गया। इशिका ने कुणाल को देखकर कहा सुना तुमने कुणाल, माँ जी कह रही है कि। मैंने सब सुन लिया है। माँ जो कह रही है वह एकदम सही कह रही है। तुम मेहमान नहीं हो। तुमने ना तो माँ को माँ समझा और ना ही इस घर को घर, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम किसी होटल में ही ठहर जाओ। मेरे से कुछ उम्मीद मत रखना। जो भी करो सोच समझ कर करो। मैं तो माँ के पास ही रहूँगा। इशिका को तो काटो तो खून नहीं। वह गुस्से से बौखलाकर अपने कमरे में चली गई। माधुरी को भी बहुत बुरा लग रहा था इस व्यवहार पर, मगर कुणाल ने उसे समझाया कि बीमारी का इलाज कड़वी गोली ही है, थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। दूसरे दिन सुबह इशिका जल्दी जग गई और किचन में चाय बनाने लगी। खटर पटर की आवाज़ सुनकर माधुरी की नींद खुल गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में कुणाल भी आ गया। माधुरी ने उससे इशारे में पूछा तो वह माधुरी को अलग ले गया और कहा कल इसने अपनी माँ से बहुत सारी बातें की थी। अंत में निष्कर्ष निकला कि जैसा माँ चाहे वैसा ही करने में भलाई है, बस उसी का परिणाम है यह।
कुणाल के होठों पर मुस्कान थी। माधुरी किचन की ओर चल दी तो इशिका माधुरी से लिपट गई। रो रो कर बुरा हाल हो गया था उसका। रोते रोते बोली, माँ जी मुझे माफ कर दो। माधुरी मोम की तरह पिघल गई। उसे चुप कराते हुए बोली, नहीं मेरी बच्ची, रोते नहीं, मुझे ये सब करने को मजबूर कर दिया बेटी। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। माधुरी और इशिका की आंखों में गंगा जमुना बहने लगी। कुणाल भी आकर दोनों से लिपट गया।